राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे जो मास एक्शन है, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे हम। तो इससे पहले यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर वहां पर हमारी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही हमने सॉल्यूशन चैप्टर 2 के नाम से क्या बनाई है, प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर भी जाके आप हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो सारे का सारा रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ और रेट कांस्टेंट। लगभग तीनों क्या होते हैं, सिमिलर से होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है इनकी, लेकिन फिर भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है इसको किसने बताया? सबसे पहले जो हमारा क्या थे, साइंटिस्ट गोल्डबर्ग और कौन, जो वैगई, उन्होंने 1864 के अंदर इसके बारे में सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताया था। तो क्या होता है इस लॉ के बारे में, तो सुनिए भी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टूडेंट्स, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, किसके बच्चों, टू दी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। अभी एक्टिव मास है, ये भी जानेंगे भी क्या होता है एक्टिव मास ऑफ, किसका एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। एक बार इसको उतार लीजिए, समझ लीजिए भी क्या चीज होती है। ये क्या होगा स्टूडेंट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी जो रिएक्शन है के ऊपर जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिपेंडेंस किसके ऊपर थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर और रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंसी। तो वहां पर हम देखेंगे इसके अंदर भी क्या होगा, वहां पर हमें इनकी जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे भी जो इसके जो स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट है, मतलब जो आगे लगे हुए हैं, प्रोडक्ट होगा एक तो एक्टिव मासेस में, और साथ में जो उनकी क्या होगी स्टिचियोमेट्री रेशियो होती है, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंस करती है। तो वही बात हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं भी इस लॉ के अंदर क्या किया गया भी जो रेट ऑफ रिएक्शन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक्टिव मास ऑफ दी किसके रिएक्टेंट, which are, फिर क्या होगा, रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एट ए गिवन इंस्टेंट, मतलब एक टाइम के ऊपर देखेंगे, रेज टू सम पावर, यानी कि जो उसकी भी कोई भी पावर होगी उसके ऊपर, विच इज इक्वल टू, जो क्या होगी, विच इज इक्वल टू दी स्टिचियोमेट्री, जो हमारा क्या होते हैं आगे वाले जो कोफिशिएंट है उसको हम स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बच्चों ये लिखने में, यानी कि इसके अंदर हमने सारी की सारी जो बातें यहीं से आप एक बार समझोगे तो यहाँ से आसानी से याद हो जाएगी आपको, ऑफ दी बैलेंस इक्वेशन। वैसे तो इसकी हम डेफिनेशन छोटी करवा सकते थे, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी इसको हम छोटी कर सकते थे लेकिन हमने इसको छोटी नहीं किया। क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि इसके अंदर से जो हर एक बात है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए हमने कहा क्या कहा इस इक्वेशन के अंदर भी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन, यह आपको पहले ही पता होगा, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, सारे हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप, 2 ही लेक्चर बने हैं इससे पहले, 3rd लेक्चर है हमारा ये। वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। इसके बारे में अब हम बात करेंगे भी एक्टिव मासेस क्या होते हैं, ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है, यानी कि एक तरह से कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं हम, टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एट इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी कुछ पावर के क्या होता है, उसकी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो स्टिचियोमेट्री कोएफिशिएंट है, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, जो हम कहते हैं भी रेज टू सम पावर, वो पावर क्या होगी, वो पावर होती है हमारी जो स्टिचियोमेट्रिक क्या होते हैं कोएफिशिएंट होते हैं किसी भी बैलेंस इक्वेशन के, उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो यहाँ पर ये चीज अभी जैसे हम कोई रिएक्शन मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर मान लेते हैं भी कोई इक्वेशन है, ए मान लिया ये और बी हमारा क्या होगा, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है और चेंज हो रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या बोलेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो वो क्या कह रहा है, पहले समझने की कोशिश करते हैं एक बार, फिर डेफिनेशन को देखिए आप, वहां से आप लोगों को समझ में आएगी, या ऊपर वाला हम क्लियर कर देते हैं एक बार, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा भी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है वो, जो हमारा रेट ला है, रेट किसके बराबर है, हमने क्या बोला, यहीं से हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस की हम बात करते हैं, मतलब जो कंसंट्रेशन है, यानी रिएक्टेंट की बात करता है, एक्टिव मास ऑफ दी रिएक्टेंट, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी इसको हम ए मान लेते हैं, ये रिएक्टेंट हमारा बी है। तो ये चीज आ गई हमारे पास, और साथ में इसकी क्या होगी, रेज टू पावर। अब रेज टू पावर कौन सी होगी, जो ये हमारे आगे दिए होते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के, यानी इक्वेशन पहले बैलेंस होनी चाहिए, उस बैलेंस इक्वेशन के जो ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, उनकी पावर को रेज कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाता है। और इसको हटाने के लिए हम जो लगाते हैं वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट आ जाता है, उसको हम नाम देते हैं के का। तो इस तरह से हमारे ये क्या आ गए प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा रेट आ गई किसकी फॉर्म के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी यही हमारा है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को बोल रहे हैं बच्चों। तो इस तरह से ये था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बस समझने की चीजें अभी इसके अंदर बताया क्या है हमने भी, रेट ऑफ इक्वेशन जो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहीं से आप लोग, यदि ये सारे डेफिनेशन आपको याद नहीं है तो यहीं से कर सकते हैं। देखिए क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे हम किसी जो क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो हमारी क्या होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, यानी कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम। और क्या होगा, रेज टू दी पावर सम पावर, सम पावर का मतलब जो भी बैलेंस इक्वेशन होगी उसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यही हमारा क्या था स्टूडेंट्स, यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन था। तो उम्मीद करते हैं भी समझ में आया होगा, यहीं से आप लोग समझ सकते हैं भी इसके अंदर क्या कहा है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो उनकी एक्टिव मासेस की बात करें, या फिर हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ किसके रिएक्टेंट विच रेज टू दी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं होगी तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सही नहीं आएंगे, तो उसी चीज की हम बात कर रहे थे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं भाई, जो हमारा क्या है, जो ये बोल रहे हैं हम भी एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस कुछ नहीं है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं, ये हम बोलते हैं किसको, मोलैरिटी को ही बोलते हैं क्या, एक्टिव मासेस। तो वहीं से हमने इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। वैसे हम मोलैरिटी को ही कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला आपको देखने के अंदर मिलेगा जो हमने पहले सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर भी आप लोगों को बताया है। तो देखिए भी क्या होता है, एक्टिव मास की बात करें तो एक्टिव मास किसके इक्वल होगा, जो एक्टिव मास की बात करूं मैं वो क्या है, इक्वल टू है किसकी, मोलर कंसंट्रेशन के। और मोलर कंसंट्रेशन का आप लोगों को पता ही है भी वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व क्या होगा, किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, वॉल्यूम इन लीटर्स के अंदर। तो वही फॉर्मूला आ जाता है स्टूडेंट्स जो हमने पहले किया हुआ है। तो यही आ गया हमारा, और ये क्या था अपन, n से हमारा नंबर ऑफ सोल्यूट आ गए, v से वॉल्यूम आ गया, और n को क्या लिख सकते हैं हम, w/m लिख सकते हैं, इनटू में 1/v हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है, क्या हो गया, w और क्या आ जाएगा स्टूडेंट, wmv। और यही हमारे क्या, w क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये वेट ऑफ द सोल्यूट हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट। और ये m क्या है हमारा, मोलर मास है किसका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और जो हमारा क्या है v है, वो क्या है हमारा वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, v हमारा वॉल्यूम है इन लीटर के अंदर, ये चीज आप लोगों को पता होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। तो ये चीज थी। अब एक्टिव मास के बारे में जब भी आपको लिखा मिले तो आपको सीधा ही समझ जाना है भी हम किसकी बात कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको एक्टिव मास मिलता है तो आप क्या मान के चल सकते हैं भी एक तरह से मोलर कंसंट्रेशन उन्होंने गिवन दी है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या, अब हम देखेंगे भी जो रेट लॉ है वो क्या होता है,
यानी कि फिर हम रेट कांस्टेंट देखेंगे, फिर इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में वो भी देखने हैं हमने। यानी कि आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है और काफी इंटरेस्टिंग भी है समझने चीजें, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है स्टूडेंट्स, तो उन डेफिनेशन का आप लोगों को पता होना जरूरी है। जैसे अब मैं बात करूं, अब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करी थी, पहले मैं लिख देता हूं भी रेट लॉ। रेट लॉ तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जैसे हमने क्या लिखा था, मास एक्शन क्या था हमारा, रेट क्या थी के इनटू में जो ए की क्या थी ए था और बी की क्या थी बी थी, तो ये क्या था लॉ ऑफ मास एक्शन था प्यारे विद्यार्थी। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो हमारा रेट लॉ जब हम पढ़ते हैं तो उस रेट लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, जो रेट है हमारी वो डिपेंड करती है भी किसके ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। यानी कि रेट है हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, सीधी सी बात है। तो डायरेक्टली क्या होगी, डिपेंड करती है इसके ऊपर, तो हम क्या लेके चलते हैं भी अल्फा, तो क्या हो जाती है अल्फा इज दी, या नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं आप, अल्फा मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ ए हो जाएंगे, और बी गिफ्टा क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ किसके हो जाएंगे, रिएक्टेंट बी के हो जाएंगे। बस ये चीज इसके अंदर डिफरेंस है, मतलब इसके अंदर हम जो कंसंट्रेशन है उसको बता के चलेंगे भी अल्फा हमारी क्या है, कंसंट्रेशन ए की है, और जो बीटा है हमारी वो इन टर्म किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो इससे जब हम क्या कर दिया, जो हमने रेट लिखा, अब वही बात है, इसी के अंदर हमने रेट लिखा, तो रेट क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आ गया, ये वैसे का वैसे रहता है, जो हमारी क्या होगी, जो अल्फा है ये हमारा वो कितने मोल्स थे इसके, मतलब जो नंबर ऑफ मोल होंगे अल्फा नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जो आगे लगे हुए कंसंट्रेशन के, और बीटा नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो यही हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, यही हमारा रेट लॉ हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिख सकते हैं हम इसको, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यानी रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। कुछ नहीं किया हमने इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर हमने क्या बताया है, हमने जो क्या मान रहे थे, जो ए और बी थे, यानी पहले स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट थे, अब उनको हम क्या मान के चल रहे हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स की टर्म के अंदर लेंगे, कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर लेंगे। मतलब अल्फा कंसंट्रेशन क्या होगी, अल्फा कंसंट्रेशन की टर्म में के अंदर ए होगा, और बीटा क्या होगा, बीटा कंसंट्रेशन की टर्म में क्या होगा, बी होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसकी डेफिनेशन देखिए अब क्या होगी, तो लिखते हैं अभी रेट लॉ। रेट लॉ क्या होगा स्टूडेंट्स, रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली, यानी कि जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है बच्चों, डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन किया जाएगा स्टूडेंट्स, विच शोज हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो क्या करेगा, विच शो करेगा हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ द रेट ऑफ, आर ओ आर लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, ऑन द कंसंट्रेशन फ्रॉम कंसंट्रेशन टर्म ऑफ किसकी स्टूडेंट्स, स्पीसीज अंडर कंसिडरेशन, स्पीसीज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि इसका मीनिंग क्या है बच्चों, यानी कि सारी लगभग हमारी दोनों की डेफिनेशन क्या होता है, लगभग एक जैसी ही होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है स्टूडेंट्स। जैसे हमने क्या लिखी थी, जो हमने क्या लिखी थी, इक्वेशन लिखी थी, यानी हमने रिएक्शन क्या मानी थी, हमने रिएक्शन मानी थी क्या थी हमारी, ए और बी है रिएक्टेंट, वो चेंज हो रहे थे प्रोडक्ट के अंदर। तो जो हमने क्या देखा अभी, लॉ ऑफ मास एक्शन था, यही लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें हम, वो क्या था हमारा, वो ये था भी, जो क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती थी किसके ऊपर, जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म थी, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट आ रहे थे उनकी बात कर रहे थे हम। लेकिन यहां पर क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर्स ऑफ मोल्स के टर्म के अंदर, यानी कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर डिफाइन करेंगे, और वही बात यहां पर दिखाई गई है। अभी ये एक्सपेरिमेंटली क्या गया था, द रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड,
which shows that the rate of reaction depend on the concentration और टर्म ऑफ द स्पीसीज अंडर कंसंट्रेशन, यानी कि उस स्पीसीज की कंसंट्रेशन की जो टर्म है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मींस जो अल्फा कंसंट्रेशन और बीटा कंसंट्रेशन मानी है हमने ए और बी की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमारा रेट लॉ हो गया और ये क्या हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया स्टूडेंट्स। यानी कि आप लोगों के अंदर क्या है भाई, हमने कैसे बताना है कि जो हमने रिएक्शन तो हमारी ये है जो एक्चुअली हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो रेट लॉ की बात करें हमने, रेट लॉ के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की टर्म लिख देते हैं, जबकि जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अंदर हम सीधी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको करते हैं। तो ये चीज था हमारा किसके बीच में, रेट लॉ और किसके बारे में, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। और इसी रेट लॉ के जो हमारा क्या है रेट लॉ है, वहीं से हम रेट कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। देखिए अब रेट कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इजी है समझने के लिए। अब आप लोगों को पता लग गया भी रेट लॉ क्या चीज है, तो रेट लॉ से हम क्या करते हैं आगे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं भी ये क्या चीज बताई गई है। तो देखिए इसके अंदर से अब जब भी आपको कोई भी कोएफिशिएंट है यानी कांस्टेंट आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो भी रिटन एग्जाम होते हैं आप लोगों के, वहां पर कांस्टेंट के बारे में आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं पहले भी, रेट कांस्टेंट होता क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूं कि जब भी आपको रेट को कोई भी कांस्टेंट आपको क्या करना हो, समझाना हो, तो वहां पर क्या करना होता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट हम देखते हैं कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या था हमारा भी, ये था अल्फा और ये इनटू में बीटा था, ये चीज थी हमारी यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम टर्म ले लेते हैं किसके अंदर जो भी हमें कांस्टेंट है, हम क्या करते हैं ये वाली चीजें हैं जो उनको हम यूनिटी मान के चलते हैं। तो ऐसा क्या करूं मैं भी, यहाँ पर यूनिटी हो जाए तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 1 की वैल्यू यानी ए की वैल्यू है वो क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं, और बी की वैल्यू भी क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं, यानी यूनिटी मान के चलते हैं हम यहाँ पर। तो जब यहाँ पर यूनिटी मानना जाता है तो क्या आ जाती है हमारी रेट किस सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी सीधी क्या आ जाती है, इक्वल टू आ जाएगी किसके, रेट कांस्टेंट के। यानी कि के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, जो हम क्या कर रहे हैं या आप लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालें या फिर आपने रेट लॉ से निकालें। जब हमने कंसंट्रेशन को कैसे भी के अंदर क्या रख दिया, यूनिटी रख दिया, तो मतलब रेट कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, रेट के बराबर आ जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख भी देते हैं यहाँ पर भी, वेर क्या है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रेट कांस्टेंट के बराबर, यानी जो रेट है हमारी वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाती है। तो डेफिनेशन के अंदर क्या लिखेंगे इसकी, क्योंकि कई बार पूछी जा सकती है बच्चों भी क्या होता है, तो हम लिखेंगे भी रेट कांस्टेंट क्या होगा, is defined as क्या इसमें अंदर भी क्या कहेंगे हम, द रेट ऑफ रिएक्शन, आर लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन, एट यूनिट कंसंट्रेशन, किसकी यूनिट कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, यूनिट लेके चल रहे हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और इट इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और यही हमारा क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट भी यही होता है। या हम बात करें स्पेसिफिक रेट, रिएक्शन रेट, तो भी यही होता है। स्पेसिफिक का मतलब हमने स्पेसिफाई कर दिया उस स्पीशीज को, स्पेसिफिक मान लिया भी एक है ये, और इसीलिए हम क्या लगा देते हैं, स्पेसिफिक वर्ड लगा लेते हैं। तो ये क्या होगा, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो जब भी आपसे इनके बारे में कई बार भाई बहुत सारे एग्जामों के अंदर हमने देखा है भाई सीधा क्वेश्चन पड़ता है यहाँ से, रेट कांस्टेंट से, रेट लॉ से, लॉ ऑफ मास एक्शन से, और ये चीजें बताई जाती हैं। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं भी, जो रेट कांस्टेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि दो चार लाइन इनके बारे में बताइए, फिर हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे भी, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कांस्टेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो रेट कांस्टेंट की हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए भी क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक,
यहां पर लिख लीजिए भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। वैसे तो आपको बताओ अभी रेट कांस्टेंट क्या करता है, ये हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन ये जरूर बताता है भी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हमारी फास्ट होगी, कितनी हमारी स्लो होगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हम क्या कहेंगे भी रेट ऑफ रिएक्शन इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर, रेट कांस्टेंट इज ए मेजर ऑफ किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी किसकी रेट कांस्टेंट की उतनी ज्यादा क्या होगी, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट उतनी ही ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो क्या बोलेंगे, ग्रेटर विल बी दी रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर विल बी दी रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट के अंदर हम क्या बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर भाई ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का, इंडिपेंडेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी क्या है ये, इट इज कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन। और लेकिन ये क्या करता है, एंड इज इंडिपेंडेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है भाई किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता बच्चों भाई कितना है उसका, इसको कोई मतलब नहीं है। हम वैसे भी हम हर एक केस के अंदर क्या लेके चलते हैं, उसको यूनिटी लेके चलते हैं, तो उसको क्या मतलब होगा उससे। तो फिर ये भी जो हमारा क्या है थर्ड पॉइंट है, रेट कांस्टेंट क्या करेगा, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन वो क्या करता है स्टूडेंट्स, वेरी करता है किसके साथ, वेरी विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ कैटेलिस्ट, यानी कि प्रेशर किसके साथ, प्रेशर ऑफ दी कैटेलिस्ट के साथ भी ये क्या करता है, वेरी करता है। और ये भी हम देखेंगे भी किस प्रकार से, प्रेशर ऑफ दी कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट है वो भी क्या करता है बच्चों इसके ऊपर, या प्रेजेंस कहते हैं बच्चों, प्रेशर नहीं प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, या प्रेशर की भी बात कर सकते हैं इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये 3 पॉइंट थे बच्चों, एक पॉइंट और है उसको और लिख देते हैं हम, पहले इन 2-3 को समझिए भी क्या कहते हैं हम। जो रेट ऑफ हमारा क्या है रिएक्शन है, वो क्या करता है भी, ये क्या करता है, रेट कांस्टेंट मेजर करता है, जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू, यानी जितना ज्यादा के होगा उतनी ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्योंकि आप लोगों को अभी हमने बताया है भी जो रेट है हमारी, या तो आप स्पेसिफिक कर दे या कुछ भी कर दे, वो क्या होती है भी के की वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जो भी होगा, लेकिन ये है जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा ये भी तो बढ़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल सी बात है भी जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी रेट कांस्टेंट की, उतनी ज्यादा हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ROR हमारी तेज होगी। और फिर हम बात करें भी क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी कि इन कंसंट्रेशन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वैसे भी हम यूनिटी लेके ही चलते हैं जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, ना रेट कांस्टेंट निकालना होता है। फिर हमें बात करें भी रेट कांस्टेंट रिएक्शन क्या होगा, अब ये हमेशा वेरी करता है किसके साथ, टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो गया, यानी जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के उसके साथ ये भी अफेक्टेड होगा, तो ये भी वेरी करता है। जो हमारा लास्ट कांस्टेंट है यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन वेरी, अब जो इसकी जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट है वो भी वेरी करती है किसके साथ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। मतलब जिस ऑर्डर की रिएक्शन होगी हम ये भी बताएंगे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उससे पहले हम क्या करेंगे इनकी एप्लीकेशन, और उससे पहले भी हम डिफरेंस करेंगे। तो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा क्या लिखेंगे भी, रेट ऑफ क्या, रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि जो हमने यूनिट देखनी है इसकी
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेरी विद, किसके साथ वेरी करेगा, वेरी विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि हमारी रिएक्शन भी क्या होती है, अलग अलग होंगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप लोगों को ये वर्ड नया होगा भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये चीज थी हमारे, ये पॉइंट थे, ये 4 पॉइंट थे भी, रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम है वहां पर ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो इन चीजों को आसानी से समझिए भी क्या होता है। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, हम एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा भी रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर दे देंगे, साथ में क्या दे देंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे देंगे, और एक दे देंगे ये, साथ में ये दे देंगे इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बड़ा पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड करता ही नहीं। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब स्टूडेंट हम जानेंगे भी क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में क्या जानेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। तो क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। हमने दोनों चीजें पढ़ ली है, रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं हम, वो रेट कांस्टेंट भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए भी, एक तरफ हम लिख लेते हैं क्या, ROR लिखते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी तरफ लिखेंगे हम रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो इन दोनों की स्टडी करेंगे हम धीरे धीरे। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं। तो क्या होता है अभी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि क्या होती है, इट इज द, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है बच्चों, एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इट इज दी, अब ये जो पॉइंट है हमारा, और हमेशा पॉइंट बच्चों आप जब भी लिखते हैं तो इनको लाइन टू लाइन लिखें। यदि यहाँ पर 3 लाइनें भर जाती है, वहां पर 2 भरती है, तो इसकी एक लाइन को आप छोड़ दीजिए। तो ये क्या होता है, ये भी क्या है, इट इज दी वेलोसिटी, इट इज दी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ये भी वेलोसिटी है भी किसकी, ऑफ द रिएक्शन की। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वहां पर रिएक्टेंट का क्या था, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर था स्टूडेंट्स, वहां पर यूनिट कंसंट्रेशन के ऊपर था, ये हमने बताया था। उसके बाद क्या है भाई, ये क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, इट वेरीज विद, किसके साथ वेरी करता है, विद दी प्रेजेंस, विद दी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे हमारी रिएक्शन क्या होती है, कम या तेज होती जाती है, तो वैसे वैसे ये क्या करता रहता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी करती रहती है। जब इसकी बात करें हम, तो इसके अंदर क्या होगा, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, ये तो हमारा क्या है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। इसके ऊपर इतना क्या है, यदि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, यदि स्लो है तो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये कांस्टेंट है क्या रिएक्शन का, ऑफ द रिएक्शन। ये क्या करता है अभी, डिपेंड करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन, कहां पर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, ये डिपेंड नहीं करता, यहां पर लिखेंगे इट independent, it does not it does not depend upon the, does not depend
अपॉन दी डिपेंड अपॉन दी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि ये रिएक्टेंट की इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अभी हमारी इसकी यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? आप पढ़ चुके हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। जो हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं, यदि प्रेशर की बात करें तो क्या होता है? एटीएम के अंदर होती है, एटीएम पर सेकंड। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी तो ये क्या होगा? इट वेरीज विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट वेरीज विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ क्या हो जाएगा? ये वेरी करेगा। ये भी अभी हम देखते हैं भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा, उससे पहले हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे रेट लॉ की। तो ये चीज देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं अभी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है अभी, यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हमने 1 लेके चलनी है। यहाँ पर ये क्या करता है? वेरी करती है अभी, जैसे जैसे रिएक्शन क्या होती है आपको पता होगा अभी, शुरू के अंदर एकदम रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, फिर धीरे धीरे स्लो होती जाती है, तो ये चेंज होता जाता है। अभी ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये क्या है? जो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। जितनी ज्यादा फास्ट होगी उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी कम होगी तो उतनी कम होगा। फिर इट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जबकि इसके कोई लेना देना नहीं है कंसंट्रेशन से। फिर ये इसकी जो रेट यूनिट है वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, सभी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट इन्हीं दोनों में से आएगी। यदि हम क्या करते हैं गैस का केस लेते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सेकंड आ जाएगा, यदि हम बात करें लिक्विड की तो मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। जबकि ये क्या होगा, जो ऑर्डर है हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे करके हमारे कुछ ऑर्डर होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो अगला है हमारा भी क्या, एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ। तो अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं रेट लॉ की, उसके बाद फिर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर आएंगे और फिर हम आगे देखेंगे भी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका डेरिवेशन आएगा। थोड़ा वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं बच्चों समझने के अंदर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल दे दिया जाता है सीधा ही 3 मार्क्स के अंदर है, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहां से, तो वो डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ तो क्या क्या इसकी एप्लीकेशन होगी, यहां पर भी हम देखेंगे इसके बारे में, रेट लॉ की एप्लीकेशन। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा भी क्या होगा, जो रेट ऑफ हमारा क्या है, रेट लॉ है हमारा, ये क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। यानी क्या करता है, रेट लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करता है अभी ये, कैलकुलेट दी रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए एट एनी कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कंपोजिशन कोई भी हो भाई उसकी, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपोजिशन यानी एनी कंपोजिशन ऑफ किसका, रिएक्शन मिक्सचर का। पहली बात तो ये है रिएक्शन मिक्सचर। दूसरा ये क्या होता है भाई, इसको हम फाइंड करने के लिए इट इज यूज्ड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, किसका, रेट लॉ का, वो अभी हम देखेंगे। एंड इससे हम मैकेनिज्म भी पता लगा सकते हैं, टू प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म, प्रिडिक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, यानी कि मैकेनिज्म होगा भी किस प्रोसेस से हमारी रिएक्शन हुई है उसके बारे में पता लगाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है हमारा भी, इट इज आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट, इट इज आल्सो यूज्ड टू एस्टिमेट, इसको क्या किया जाता है भी, एस्टिमेट लगाने के लिए भी जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो कितनी है, एस्टिमेट दी concentration of reactant or product at any time reaction
reactant and product at any time ड्यूरिंग रिएक्शन। जब भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर पता लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं अभी कंसंट्रेशन कितनी है किसकी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। तो यही था हमारा बच्चों, यानी कि इसका यूज कहाँ पर हो रहा है, अभी जो रेट लॉ है हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो क्या होता है, हम कैलकुलेट करते हैं इसके द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी कंपोजिशन हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, भी कैसी भी कंपोजिशन हो, किसी भी कंपोजिशन यानी मिक्सचर का हो उसके हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, अभी हमारा जस्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से ये यूज हुआ था और ये हमारी और मदद करता है इसके अंदर मैकेनिज्म को जानने के अंदर भी हमारी मदद करता है। और इसका इस्तेमाल किया जाता है भी एस्टिमेट लगाते हैं हम कितनी कंसंट्रेशन रह चुकी है कितनी, क्योंकि जो रेट लॉ से हमें क्या मिलता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, उससे हम पता लगाते हैं अभी क्या होता है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है और टाइम यानी कि टाइम ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम के ऊपर हम वो देख सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी बाकी है या चीज है। तो ये चीजें देखने के अंदर हमारी मदद करता है। तो हमारा जस्ट है अगला भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, काफी आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों, इसीलिए हमने इस वीडियो के अंदर ये तीनों चारों इकट्ठे लिए हैं। क्या क्या है, पहले तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, रेट लॉ पढ़ा, फिर रेट कांस्टेंट पढ़ा, फिर उनकी जो क्या थी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी रेट कांस्टेंट की, फिर रेट ऑफ रिएक्शन और किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस पढ़े, और फिर क्या पढ़ी हमने, फिर हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ रेट लॉ। अब हमने देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों रिएक्शन भी हमारी अलग अलग ऑर्डर की होती है, कोई सिंपल होती है, कोई थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट दिया जाता है। तो ये चीजें देखते हैं भी किस तरह से इनको बांटा जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है बच्चों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो रही है हमें कोई मतलब नहीं है, मान लीजिए ए बी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट आ गया। लेकिन जब हमने रेट लॉ लिखा, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमने अभी पीछे बात करके हटे हैं, भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रेट लॉ के ऊपर। तो ये क्या लिख देंगे हम, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर अल्फा था और यहाँ पर बीटा था, क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर लेके चले थे बच्चों हम मास एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेट लॉ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पीछे लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्या, रेट लॉ। तो यहीं से हमारा क्या आ जाता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाती है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं भी जो रिएक्टेंट है हमारा, जो ये हमने कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ लिख दी है दोनों, यही क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो क्या कैसे है भाई ये भी देखते हैं। अल्फा को हम बोलेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ किसका, विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि जो भी ऑर्डर होगा उस कंसंट्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, विद रिस्पेक्ट टू ए के, और जो बीटा है वो किसके होगा, विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ये क्या चीज है भाई, क्या बोलते हैं हम भी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारा वो किसके बराबर होता है, ये चीज हमें तो बराबर होता है भी जो उसकी पावर है ना, किसकी, जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था अभी कंसंट्रेशन के जो टर्म के अंदर अल्फा और बीटा कंपोनेंट दे रखे हैं, नंबर्स ऑफ मोल दे रखे हैं, उनकी जो पावर होती है उसके बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा वो क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यानी कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम भाई बच्चों, क्या लिखते हैं, सम ऑफ दी पावर ऑफ कंसंट्रेशन, टर्म्स क्या करती हैं, जो इन्वॉल्व करती हैं, इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो ये था हमारा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या था भी, रेट लॉ के अंदर जो भी पावर दी हुई होती है उन्हीं का सम कर देते हैं तो वो क्या आ जाती है, हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। यही चीज हमने डिफाइन किया भी, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, जो ये पावर थी इन दोनों का सम है, कितनी हो, यहाँ पर सी होता तो उसको भी जोड़ देते, यदि अकेला होता तो यही ऑर्डर हो जाता हमारा। तो इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीग्रल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है भी ये होल नंबर आएगा, नहीं, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकती है। जो हमारा ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, होल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है भाई। तो अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग एग्जांपल के रूप में भी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए भी, सिंपल सी है ये चीज। तो इसको समझने के लिए भाई यही समझना है भी, जो रेट लॉ के अंदर क्या दिए थे, जो कोफिशिएंट ऊपर दे रखे हैं उन पावर का सम कर देते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। बस सिंपल सी बात यही थी इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर भी कैसे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक दो रिएक्शन हम उनकी देख लेते हैं एग्जांपल के साथ, तो फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं हम। तो इसको ध्यान से देखना आप लोगों ने, अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ लेना इसके बारे में। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या होता है, जीरो ऑर्डर का देख लेते हैं। उससे पहले भी भाई जीरो ऑर्डर की भी रिएक्शन होती है, कैसी रिएक्शन है वो देखिए। फर्स्ट है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगी बच्चों। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब अभी उसके अंदर कंसंट्रेशन कुछ भी हो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करना उसको, तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जांपल देख लेते हैं पहले इनका, बाद में इनको डिटेल में इनके डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, वो हम देखेंगे। तो पहला ऑर्डर के अंदर क्या था, जो हमारी क्या होती है बच्चों, फोटोकेमिकल एग्जांपल ले रहे हैं इसका, फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, किसकी, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन किस किस की देखी आपने, हम देख लेते हैं यहाँ पर बिटवीन किसके बीच में, H2 और Cl2 के बीच में देखते हैं। तो क्या होता है ये रिएक्शन बच्चों, अब आपको देख रहे हैं भी यहाँ तो ये भी है, हाइड्रोजन भी, क्लोरीन भी है, फिर ये जीरो ऑर्डर कैसे आया, कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगी इनकी, लेकिन फिर भी क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है, यदि यहाँ पर ये सनलाइट है ही नहीं, आपके पास ये दोनों है लेकिन आपके पास ये नहीं है, तो ये रिएक्शन होगी नहीं। मतलब यदि यदि ये होता है, मतलब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, वैसे भी स्लो होती है, लेकिन यदि ये प्रेजेंस है ना, और इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी रिएक्शन, तो रेट क्या होगी हमारी, रेट डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, के इंटू में हमारा जो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ किसका, रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। मतलब ये किसी कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे ही अमोनिया केस ले सकते हैं आप, HI का केस ले सकते हैं, वहां पर भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती बच्चों। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HI वाला, अब ये है HI है हमारा गैसियस फॉर्म के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो गोल्ड सरफेस एरिया, ये क्या होती है, गोल्ड के सरफेस पे करवाई जाती है रिएक्शन, गोल्ड सरफेस। तो क्या क्या बनता है इसके अंदर, एक बनता है हमारा हाइड्रोजन और एक बनती है हमारी आयोडीन गैस, दोनों गैसेस फॉर्म में बनती है। लेकिन जो इसकी रेट है बच्चों, और रेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, के इंटू में HI की पावर 0। इसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं बच्चों, क्योंकि ये फॉर्म है जो क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड की गोल्ड सरफेस के ऊपर। तो कुछ रिएक्शन आप लोगों को एक दो रिएक्शन याद कर लेनी है, अभी सिंपल इसे आपसे एग्जांपल पूछा जाए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है,
वैसे डेफिनेशन ही होती है भी जो क्या होती है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट होती है जीरो ऑर्डर पे। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर देखिए भाई क्या होगा उसके अंदर, तो हम 2-3 नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या है, सेकंड हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनके एग्जांपल लेने हैं। अभी ये क्या होगा, अभी जो क्या होगा कंसंट्रेशन जिसकी क्या हो, जिसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो हम पहला एग्जांपल हमारा डीकंपोजिशन ऑफ किसका, डीकंपोजिशन ऑफ N2O2 गैस का, यानी ये गैस क्या होती है जब डिसोसिएट होगी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो N2O2 गैसेस फॉर्म में क्या मिलके देगी हमें, एक तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और एक साथ में ऑक्सीजन मिलती है। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन होती है बच्चों। तो इसका रेट क्या होगा, अब हम मास एक्शन नहीं कर रहे बच्चों, इसके इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कई बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पर 2 देखा तो इसका ऑर्डर बता देंगे 2, नहीं, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, ना कि जो हमारा क्या होता है आगे वाला पार्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये क्या आ जाएगा N2O2 की पावर 1, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही जो हमारा डिसोसिएशन होता है किसका, SOCl2 का, SO2Cl2, इसके ऊपर भी ऐसे ही है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्या बनता है, एक तो SO2 बनेगा और क्या बनेगा, एक Cl2 बनेगा, और हमारी रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, SOCl2 के ऊपर, K में कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। तो ये था हमारा भी कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हमारा क्या होता है भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, वो देखिए उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। और इसी तरह से थर्ड ऑर्डर, और एक क्या होते हैं भी फ्रैक्शन के अंदर भी होते हैं, कई बार बच्चों पूछ लिया जाता है भी फ्रैक्शन ऑर्डर का कोई एग्जांपल दे दीजिए, तो वो भी हम देखेंगे। तो हम सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो वैसे आप लोगों ने याद कर लेने हैं भाई, अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, साथ ही में देख लेंगे थर्ड ऑर्डर, और फिर बात करेंगे इसकी फ्रैक्शन ऑर्डर की। तो सेकंड ऑर्डर के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका, अब हमें वही एग्जांपल ले रहे हैं अभी, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, फॉर्मेशन ले ली किसकी, फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, हम फॉर्मेशन कर रहे हैं HI की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 के ऊपर डिपेंड करेगा, किस किस के ऊपर, हमारी रिएक्शन के अंदर H2 और I2 दोनों कंबाइन होकर फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी, 2HI की। तो यहाँ पर जो रेट होगा, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा, एक तो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 और एक डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 पावर इसकी थी 1, इसकी थी 1 + 1 कितना हो गया, ऑर्डर 2 हो जाता है। ऐसे ही जब हम बात करें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम बात करें भी 2NO, क्या करेंगे मिलके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना दे, क्या बना देंगे बच्चों, ये बना दे 2NO, 2NO2। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो क्या आ जाएगा, रेट हमारी आ जाती है K इंटू में NO2 की, क्या NO था ना, NO का स्क्वायर प्लस में O2, तो ये चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2 + में 1, तो 3 ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। तो एक फ्रैक्शन ऑर्डर का हम एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों भी, फ्रैक्शन ऑर्डर क्या होते हैं, तो उसके अंदर आप लोग याद भी रख लेंगे, और कहीं ना कहीं ये दोबारा फिर हमें मिलेंगे, क्योंकि जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वहां पर भी हमने कुछ इनमें से पहले देख चुके हैं, और दोबारा फिर देखेंगे भी क्या होते हैं। काफी आसान चीजें हैं आप लोगों के समझने के लिए, बस आप लोग क्या करते जाइए भाई, हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी बहुत आसान टॉपिक है इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा क्या है भी आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा, बाकी इसका इतना बहुत ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका भी ऑर्डर किसका देखेंगे हम, फ्रैक्शन का, ऑर्डर इन फ्रैक्शन।
तो कुछ ही एग्जाम्पल है इसके भाई जो बच्चों याद रखने पड़ते हैं आप लोगों को। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, डिसोसिएशन ऑफ फोसाजीन। ये पॉइजनस गैस होती है बच्चों। ये हमारा वर्ड मिलेगा हमें दोबारा हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के अंदर। तो क्या होता है भी COCl2 को हम फोसाजीन बोलते हैं। जब ये क्या होती है डिसोसिएट होती है तो क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और साथ में क्या करती है, क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करती है। तो जो रेट होता है इसका वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा COCl2 की 3/2 इसके बराबर होता है। तो इसका जो ऑर्डर है हमारा वो क्या होता है बच्चों, इसका ऑर्डर हमारा 3/2 हो जाता है, जो कि फ्रैक्शन के अंदर मीन्स 1.5 है। ऐसे ही हम क्या करें, फॉर्मेशन करें फोसाजीन की। तो फोसाजीन की फॉर्मेशन देखिए, यानी इस रिएक्शन को जब मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा वो देखिए। तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है स्टूडेंट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाता है। CO प्लस में Cl2, फॉर्मेशन किसकी होगी प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्मेशन होगी COCl2 की। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, पहले तो रेट लेके देखते हैं। रेट क्या बराबर है हमारा, किसके बराबर है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये होगा CO2 की तो 2.5 होगा बच्चों, और जो हमारी Cl2 है उसकी 0.5 होगा, 1/2 होगा। तो इन दोनों को ऑर्डर क्या देखें, ऑर्डर क्या होगा 2 प्लस में 0.5 या 1/2 कह दी तो 2.5 हमारा ऑर्डर हो जाता है। तो यही हमारे क्या थे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थे, जो क्या होते हैं रेट लॉ के अंदर जो भी हमें पावर में दी होती है उनका सम कर देते हैं, वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा बच्चों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहीं एग्जाम के अंदर यूनिट से तो सवाल आपसे जो भी एग्जाम दे दीजिए, यूनिट से तो आपसे सम पूछा ही पूछा जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरा हमारा अब हम पढ़ेंगे भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको उस पॉइंट एग्जाम के अंदर मिलते ही मिलते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ पर हर एक चीज क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस चैप्टर के अंदर। तो यदि बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चे लाइक करें और हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, और आप लोग इस चैनल को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी हमारे तरीके से केमिस्ट्री को सीख सकें। तो ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।